तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मूवी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स के बारे में। ये मूवी इस फ्रेंचाइज की चौथी मूवी है जो कि इंडिया के अंदर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है। तो जो भी लोग इस मजेदार मूवी को थिएटर में नहीं देख पाए हैं उन सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देख और कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें अब तक की स्टोरी को दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि इंसानों के दिमाग को तेज करने के लिए एक वायरस को बनाया जाता है और जिन साइंटिस्ट ने उसे बनाया था उन्होंने उस वायरस को टेस्ट करने के लिए उसे पहले एक मंकी पर टेस्ट किया था, लेकिन एक बार उस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो वायरस फैल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस वायरस की वजह से जितने भी मंकी थे वो बहुत ही ज्यादा समझदार हो जाते, लेकिन उससे हटकर जितने भी इंसान होते हैं उन सभी के अंदर भी ये वायरस बहुत तेजी से फैल जाता है और ये वायरस एक एक कर उन सारे इंसानों की जान ले लेता है। इसके साथ ही ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस वायरस से लड़कर इससे बच पाते हैं, लेकिन जो बचे हुए लोग होते हैं उनके अंदर इस वायरस का म्यूटेशन हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे करके उनका बचा हुआ इंसानी दिमाग खराब होने लगा। वहीं इंसानों की सोचने और समझने की शक्ति भी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए उसके बाद ही इंसान ना तो बोल पाते हैं, ना ही किसी चीज को समझ पाते हैं और ना ही पहले की तरह समझदार रहते हैं। यानी कि अब दुनिया एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहां इंसान जानवरों की तरह बन जाते और मंकी और एप्स जो होते हैं वो सभी इंसानों की तरह बुद्धिमान हो जाते हैं। और ये सब कहानी इस फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट तक दिखाई गई है। तो बात करें इस मूवी की यानी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की, तो ये कहानी उसी इवेंट के 300 साल बाद से शुरू होती है। हम ये देखते हैं कि 300 साल बाद दुनिया काफी बदल चुकी है और दुनिया एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ पर इंसान स्टोन एज की तरह रह रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल आदिवासी जैसे हो चुके हैं और जो बंदर हैं उन्होंने सभ्यता बना ली है, एक साथ मिलकर रह रहे हैं वो सभी। यहाँ पर हम सब एक बहुत बड़े कबीले को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर जंगल में रहता है और ये सब लोग जंगल में ठीक उसी तरह रहते हैं जिस तरह हमने सीजर के टाइम पर रहते हुए देखा था। इसके आगे हम अपनी कहानी के एक मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम नोआ है। नोआ भी इन्हीं सारे एप का मेंबर है जो कि जंगल में रहते हैं और वो बेसिकली इस जंगल में रहने वाले एप्स के लीडर का बेटा है। यहाँ पर हम नोआ के कुछ दोस्तों को भी देखते हैं। ये तीनों मिलकर एक ऊंची जगह पर चढ़कर बाज के अंडे इकट्ठा करते हैं और अब इन्हें अंडे मिल जाते हैं। तब वो अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। वहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी जवान बंदर हैं उन सभी के पास उनके अलग अलग बाज हैं और ये सारे बाज उनके पालतू हुआ करते हैं। अब असल में जब इनके कबीले से कोई भी एप्स जवान हो जाता है तब उसे भी एक बाज का अंडा दिया जाता है और अब उस अंडे से बाज फूटकर बाहर आता है। तब उस एप्स उसकी हिफाजत करनी होती है और उसे उसका पालन पोषण करना होता है, उसकी ट्रेनिंग करवानी होती है एंड देन जाकर वो उसे एज अ पेट यूज कर सकता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये सभी अपने बाज को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टाइप का गाना गाते हैं और इस तरह का गाना गाने में यानी ऐसा साउंड निकालने में नोआ के फादर यानी कि इस पूरे कबीले का लीडर सबसे एक्सपर्ट होता है। अब कहानी में आगे हम ये देखते हैं कि जब नोआ अपने अंडे को हासिल करके उसे अपने पास हिफाजत से रखता है तब एक रात को अचानक से उसके पास एक इंसानी लड़की आती है और वो बेसिकली नोआ के कबीले में खाने की तलाश में आती है, लेकिन जब नोआ उसे देखता है तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है जिस वजह से उसकी नोआ से झड़प हो जाती है। अब इस दौरान नोआ का अंडा टूट जाता है। अब अपने अंडे को टूटने की वजह से नोआ ये डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जंगल जाएगा और जल्दी से बाज के एक दूसरे अंडे को ढूंढेगा। इसके लिए नोआ अंडा ढूंढने निकल जाता है, लेकिन जब वो जा ही रहा होता है तब उसे रास्ते में अपने कबीले के दो शख्स दिखाई देते हैं। वो दोनों ही शख्स बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़े होते हैं और जब नोआ उनके पास जाता है तब उसे पता लगता है कि किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा है और अब उनकी जान जाने वाली थी। कि नोआ जब उन दोनों से पूछता है कि आखिर ये सब उनके साथ किसने किया है तब वो लोग नोआ को ये बताते हैं कि असल में जिस तरह से उनके बंदरों का कबीला है ठीक उसी तरह से एक और वानर कबीला है, लेकिन जैसे उनका वानर कबीला जंगल में रहता है बिल्कुल उसी तरह दूसरा वानर कबीला समुद्र के किनारों पर रहता है। लेकिन समुद्र के पास रहने वाले जो ये वानर हैं वो सभी हमसे बहुत नफरत करते हैं और इसलिए ये हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं और अगर हम इनका विरोध करते हैं तो ये हमें मार देते हैं। आगे वो नोवा को ये भी बताते हैं कि उन्हीं समुद्री वानर के कबीलों के बहुत सारे वानर उनके कबीले को ढूंढ चुके हैं और इसलिए अब वो बहुत ही जल्दी हमारे कबीले तक पहुंचकर कबीले को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और हमारे लोगों को गुलाम बना लेंगे। अब ये
ये सारी बातें जानने के बाद भी नोआ सीधा अपने कबीले के अंदर वापस आता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है वो देखता है कि उससे पहले ही दूसरे वानर वहाँ आ चुके हैं और उन सब ने उसके कबीले को आग लगा दी है। इसके साथ ही वो लोग उसके कबीले के सभी लोगों को बुरी तरह से मारते हैं और उन सभी को बांधकर अपना गुलाम बना लेते हैं। साथ ही साथ वो लोग ये देखकर नोआ के पिता पर भी अटैक करते हैं। ये देखकर नोआ अपने पिता को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो लोग नोआ को धक्का देकर सीधे नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद नोआ सीधे झाड़ियों में गिर जाता है। उसके बाद वो लोग उसके पिता को जान से मार देते हैं और वो लोग उसके पिता को इसलिए मारते हैं क्योंकि उसका पिता उस पूरे कबीले का लीडर होता है। इसके बाद जंगल के सारे वानरों को सीधे समुद्र के वानरों के पास ले जाया जाता है और उन सभी को समुद्री वानर के लीडर का गुलाम बना दिया जाता है। इसके अगले दिन जब नोआ की आंखें खुलती है तब वो देखता है कि उसके पूरे कबीले को जला दिया गया है, साथ ही उसके पिता भी मर चुके हैं और उसके कबीले के सारे लोगों को बंदी बनाकर ले जाया गया है। इसके आगे वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। फिर इसके बाद ही वो ये कसम खाता है कि वो समुद्री वानर के लीडर से अपने पिता की मौत का बदला लेगा और अपने सारे साथियों को छुड़वा कर लाएगा। इसलिए वो उन सारे बंदरों की तलाश में जंगल जाता है। जंगल जाकर नोआ की मुलाकात एक रैंगटॉन से होती है और ये वाला रैंगटॉन बिल्कुल मॉरिश की तरह दिखता है, बस मॉरिश और इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। लेकिन इस वाले रैंगटॉन का नाम राका होता है, लेकिन ये भी मॉरिश की तरह ही काफी अच्छा और इंटेलिजेंट होता है। जहाँ पर राका के पास कई सारी किताबें होती हैं, जिन्हें देखकर नोआ राका से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, जिस पर राका उसे बताता है कि ये सारी किताबें हैं और इनके अंदर कई सारे अक्षर और चिन्ह बने हैं और उन सब का कुछ ना कुछ मतलब है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये लोग किताबों को नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो राका है वो नोआ को बताता है कि सालों पहले ऐसे वानर हुआ करते थे जो कि इन किताबों को भी पढ़ पाते थे और किताबों को पढ़ने वाले वानर सीजर के समय में हुआ करते थे। अब सीजर का नाम सुनते ही नोआ राका को पूछता है कि आगे सीजर कौन थे, जिस पर राका नोआ को बताता है कि सीजर वो पहला ऐसा वानर था जिससे उन सारे वानरों के विकास की शुरुआत हुई थी। सीजर एक महान वानर था और उसने वानरों की सभ्यता बसाई भी थी। उसकी वजह से सभी वानर बोल पाए थे, सभी के दिमाग का विकास हुआ था और तो और सीजर ने वानरों का राजा बनकर सभी का उद्धार भी किया था। इसके साथ ही सीजर का ऐसा मानना था कि एक वानर को दूसरे वानर को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अब इसके बाद राका और नोआ काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसलिए वो दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन जब वो दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि उसी टाइम पर उनके पास वो लड़की आती है, जिस लड़की ने नोआ से टकराकर उसका अंडा फोड़ दिया था। यहाँ पर उस लड़की को देखकर नोआ उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन राका उसे रोक देता है और वो उससे कहता है कि महान सीजर इंसानों से प्यार करते थे और इसलिए हम वानरों को भी इंसानों से प्यार करना चाहिए, ना कि उन्हें डांटना चाहिए। इसके लिए राका उस लड़की को कुछ खाना देता है, जिसके बाद जब वो लड़की उस खाना को खाती है तब वो उन दोनों की दोस्त बन जाती है। यहाँ पर राका नोआ को ये भी बताता है कि कुछ समय पहले ऐसा भी था जब इंसान भी बोल पाते थे, उनके पास भी दिमाग होता था और वो भी सभ्यता से बड़े सभ्य तरीके से रहते थे। लेकिन अब इंसानों में बहुत परिवर्तन हो गया है, वो अब बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं और अब तो उनके अंदर बुद्धि भी नहीं होती। अब इसके बाद ये दिन बीत जाता है, जिसके बाद अगले दिन नोआ, राका और वो लड़की तीनों मिलकर जंगल में आगे जाते हैं। जंगल में आगे जाकर उन्हें कई सारे और भी इंसान दिखते हैं और वो इंसान बेसिकली देखने में आदिवासी जैसे होते हैं और वो सब जंगलों में खाना ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उसी टाइम हम ये देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे कबीले के वानर आ जाते हैं और वो लोग इंसानों को जान से मारने लगते हैं, क्योंकि ये दूसरा कबीला इंसानों से नफरत करता था। हालांकि नोआ और राका दोनों मिलकर यहाँ से उस लड़की को बचा लेते हैं और उसे दूर ले जाते हैं वहाँ से सुरक्षित। आने के बाद वो लड़की उनसे बात करती है और वो उन दोनों को बताती है कि उसका नाम मे है। ये देखकर राका चौंक जाता है और वो ये बोलता है कि आखिर ये लड़की बोल कैसे सकती है, बट ये सुनकर मे उन दोनों को बताती है कि वो असल में बाकी इंसानों से काफी अलग है, क्योंकि उसके अंदर ना सिर्फ बुद्धि है बल्कि इसके साथ ही वो बोल भी सकती है और तो और उसे कपड़े पहनने का भी ढंग है। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताती है कि वो जिस इंसान के झुंड में रहती थी उन इंसानों के झुंड में काफी समझदार लोग थे, लेकिन वो दूसरे कबीले के वानर जिन्होंने आज हमला किया था उन्होंने मेरे कबीले पर हमला करके मेरे कबीले के सारे लोगों को मार दिया और इसलिए सिर्फ मैं ही जिंदा रह पाई हूँ। अब इसके बाद वो तीनों अपना सफर जारी रखते हैं और चलते चलते वो तीनों एक नदी के पुल पर आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि दूसरे कबीले के वानर उन पर हमला कर देते हैं और इसलिए इसी लड़ाई के अंदर राका पानी में गिरकर बह जाता है। लेकिन नोआ और मेह जो होते हैं वो दोनों पकड़े जाते हैं, इसलिए उन दोनों को पकड़कर समुद्र वानर के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि ये जो वानरों का दूसरा कबीला है ये पूरी तरह से पानी के बगल में
में रहता है, बगल में बसा हुआ है और इन्होंने अपने इलाके में समुद्र के पानी को रोकने के लिए एक बड़ी सी दीवार बना रखी है। इसके साथ ही इन सभी वानरों का जो सरदार है उसका नाम है प्रॉक्सिमस सीजर, लेकिन ये बहुत क्रूर है, यानी कि ये बहुत ज्यादा निर्दयी है, क्योंकि ये सभी इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उन्हें देखते ही मार देने का हुक्म देता है। साथ ही साथ ये बाकी के सारे वानरों को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है और ये ऐसा चाहता है कि जितने भी वानर हों वो सब के सब उसकी गुलामी करके रहें और वो सारे वानरों के ऊपर हुकूमत करे। मतलब कि बेसिकली प्रॉक्सिमस सीजर का बिहेवियर कोबा जैसा होता है और वैसे इसके नाम में सीजर तो होता है लेकिन एक्चुअली में ये असली वाले सीजर से बहुत अलग होता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इन सब का सरदार जो होता है यानी कि प्रॉक्सिमस सीजर वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जानता है और उसे पहले के समय में क्या हुआ था ये सब कुछ पता होता है। इसके साथ ही उसके पास में एक बहुत बड़ा शिप होता है जिसके अंदर काफी बड़ा बंकर होता है और उस बंकर में इंसानों के बहुत सारे हथियार होते हैं और पावरफुल टेक्नोलॉजी के एडवांस गैजेट्स होते हैं। लेकिन उस बंकर का दरवाजा बंद होता है और इसलिए वो सारे गुलामों की मदद से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन रोज कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा को खोल नहीं पाते हैं। लेकिन उसका ये लक्ष्य होता है कि वो किसी भी तरह इस बंकर के दरवाजे को खोल ले ताकि उस बंकर के अंदर जितने भी हथियार और पावरफुल गैजेट्स हैं वो अब सभी को हासिल करके सारे इंसानों को जान से मार दे और सारे वानरों को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना ले और फिर वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के ऊपर शासन करे। हालांकि ये सीजर इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत इसलिए करता है क्योंकि वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में काफी अच्छे से जानता है और इसलिए उसे ये भी पता होता है कि बहुत साल पहले इंसान बंदरों को पिंजरे में रखा करते थे और बंदरों को इंसान की गुलामी करनी पड़ती थी। इसलिए प्रॉक्सिमस सीजर ऐसा सोचता है कि अगर इंसानों के पास फिर से दिमाग आ गया तो वो फिर से होशियार हो गए तो वो एक बार फिर से बंदरों को अपना गुलाम बना लेंगे और इसलिए ऐसा कुछ ना हो इसके लिए वो चाहता है कि वो सारे इंसानों को उन हथियारों से मार डाले कि उसे रोकने और गुलाम बनाने वाला कोई ना बचे। अब इसके आगे बात करें नोआ की। नोआ जब वहाँ पर आता है तो वो अपने सारे साथियों से मिलता है, लेकिन इसके साथ ही वो प्रॉक्सिमस सीजर के बारे में भी सब कुछ जान जाता है और उसके इरादों को जानकर वो ये समझ जाता है कि अगर प्रॉक्सिमस सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो वो न सिर्फ इंसान को मार देगा बल्कि उसके साथ ही वो उसके सारे लोगों को भी हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेगा। इसके लिए नोआ सीधे मेह के पास जाता है एंड वो मेह के पास आकर उसे बात करता है जहाँ मेह उसे बताती है कि उसके सारे लोग यानी कि इंसान अभी काफी कमजोर हो चुके हैं और उसके लिए उसे एक ऐसी किताब की तलाश है जिस किताब से वो अपने सारे लोगों को भाषा सिखा सकती है, जिसके बाद उसके सारे लोग बोलना सीख जाएंगे। लेकिन वो किताब उस बंकर के अंदर है जिसका दरवाजा बंद है। अब यहीं पर मेह की बात सुनकर नोआ उसे कहता है कि वो उस बंकर को ब्लास्ट करना चाहता है ताकि उस बंकर के खत्म होते ही वो अपने सारे लोगों को वापस ले जा सके। और अब क्योंकि बंकर खत्म हो जाएगा इसलिए प्रॉक्सिमस सीजर भी उसे रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर मेह भी राजी हो जाती है और वो भी ये कहती है कि उसके लिए भी प्रॉक्सिमस सीजर को रोकना बहुत जरूरी है और इसलिए वो भी बंकर को ब्लास्ट करने में नोआ का साथ देगी। लेकिन उससे पहले उसे बंकर के अंदर से अपने लोगों के लिए किताब लेकर आनी होगी। अब इसके लिए मेह और नोआ दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपना प्लान आज रात को अंजाम देंगे। अब जैसे ही रात होती है तब हम देखते हैं कि ये नोआ और अपने दोस्त सना और अनाया को साथ ले जाता है और वो उन दोनों और मेह के साथ मिलकर वहाँ से दूर चला जाता है, जिसके बाद वो चारों मिलकर बम बना लेते हैं और उस बम को उसी दीवार के नीचे रख देते हैं जिस दीवार ने वहाँ पर समुद्र के पानी को आने से रोका हुआ था। यहाँ पर बेसिकली नोआ का ये प्लान होता है कि वो पहले मेह के साथ बंकर के अंदर जाएगा और उस किताब को जो उसे चाहिए दिलवाएगा एंड देन फिर मेह उसका साथ देगी, जिसके बाद वो लोग उस बम का इस्तेमाल करके बंकर को उड़ा देंगे। बट असल में मेह का प्लान कुछ और ही होता है और इसमें नोआ, समा और अनाया के साथ मिलकर सीधा एक छोटे से खुफिया छेद के जरिए उस बंकर के अंदर आ जाती है। बंकर के अंदर आकर मेह को वो जो किताब चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है, लेकिन उसी दौरान नोआ और उसके साथियों को एक ऐसी किताब मिलती है जो कि बेसिकली बच्चों का एक जू वाली किताब होती है। लेकिन इस किताब में वो लोग ये देखते हैं कि किताब में कई सारी ऐसी इमेजेस बनी हुई है जिनके अंदर बंदरों को पिंजरे में रखा गया है और इंसान उन्हें बाहर से देख रहे हैं। अब हालांकि नोआ और उसके साथियों को ये देखकर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके मेह के साथ आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वो चारों बंकर के गेट के जरिए बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बंकर का गेट खोलते हैं वैसे ही वो लोग ये देखते हैं कि बाहर प्रॉक्सिमस सीजर खड़ा होता है और वो भी अपने कई सारे आदमियों के साथ उन चारों को वहाँ एक साथ देखकर प्रॉक्सिमस सीजर ये समझ जाता है कि इस बंकर के अंदर जो भी हथियार है यानी कि जो भी वो उसे चाहिए उन सबको उन चारों ने कहीं ना कहीं छुपा दिया होगा और साथ ही साथ वो चारों उसके
खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर रहे होंगे और इसलिए उन सब से बातें उगलवाने के लिए प्रॉक्सिमस सीजर नोआ की दोस्त सना के ऊपर चाकू रख देता है एंड अपने एक आदमी से कहता है कि वो उसे मार दे। लेकिन जैसे ही उसका आदमी सना को मारने वाला होता है उससे पहले ही मेह उसे शूट करके मार देती है। अब इस बंदूक को देखकर प्रॉक्सिमस सीजर काफी खुश होता है और वो बेसिकली मेह के सामने ये शर्त रखता है कि वो उसे और उसके सारे साथियों को जाने देगा, लेकिन बदले में वो ये चाहता है कि ये सारे हथियार उसे दे दिए जाएं। लेकिन मेह किसी भी हालत में प्रॉक्सिमस सीजर के हाथों ये हथियार नहीं आने देना चाहती थी और इसके लिए वो वहाँ से जल्दी से भागती है और सीधा दीवार के पास आ जाती है, यानी कि उसी जगह पर जहाँ पर उसने बम रखा था। और वैसे तो नोआ ने बम बनाने में मेह का साथ दिया था ताकि वो लोग उस बम से बंकर को उड़ा सकें, लेकिन हम ये देखते हैं कि मेह वहाँ पर उस बम को ब्लास्ट कर देती है और अब क्योंकि वो बम दीवार के नीचे होता है इसलिए उसकी वजह से वो पूरी दीवार ही गिर जाती है, जिस वजह से समुद्र का सारा पानी उनके पास आ जाता है और एक ही झटके में सारे बंदरों को बहा कर ले जाता है। और तो और वो सारा पानी बंकर के अंदर भी घुस जाता है। अब वहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोआ के कबीले के जितने भी बंदर होते हैं उन सभी को जंगल में रहने की वजह से ऊपर चढ़ने की काफी अच्छी ट्रेनिंग होती है और इसलिए वो लोग पानी से खुद को बचा लेते हैं और जल्दी से ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस वजह से उन सबकी जान बच जाती है। लेकिन प्रॉक्सिमस सीजर के जितने भी आदमी होते हैं वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद नोआ और उसके सारे साथी सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। प्रॉक्सिमस सीजर भी वहां आ जाता है और वो वहां नोआ को मारने लगता है और सभी लोगों से कहता है कि वो अब उसके गुलाम है, इसलिए वो सब उसकी गुलामी करते रहे। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोआ धीरे से अपने कबीले का वो गाना गाने लगता है जिस गाने से वो सभी अपने बाजों को बुलाया करते थे और इसलिए यहाँ पर जैसे ही नोआ गाना गाने लगता है वैसे ही प्रॉक्सिमस सीजर के पास बहुत सारे बाज आ जाते हैं और वो सब उसे उठाकर सीधा पानी में फेंक देते हैं, जिसके बाद प्रॉक्सिमस सीजर पानी में डूब जाता है। इसके बाद नोआ अपने कबीले के सारे लोगों को लेकर अपने जंगल में वापस आ जाता है और जंगल आकर वो लोग अपने घर को एक बार फिर से बनाते हैं और पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। अब यहाँ पर मूवी का फाइनल सीन आ जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि नोआ मेह से काफी नाराज होता है और वो इसलिए क्योंकि मेह ने उसे धोखा दिया होता है और इसलिए नोआ और उसके सारे साथी ये तय करते हैं कि वो लोग इंसानों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो लोग ये भी तय करते हैं कि अब से वो लोग खुद को डेवलप करेंगे ताकि वो बहुत ही पावरफुल हो सके और कोई भी उन्हें गुलाम ना बना सके। अब इसके साथ ही हमें दूसरा साइड दिखाया जाता है जहाँ पर हम सभी को देखते हैं यहाँ पर मेह ने बंकर से जो किताब निकाली होती है वो उसे लेकर सीधे दूसरे इंसानों के पास चली जाती है। मेह जब दूसरे इंसानों के पास आती है तब हम ये देखते हैं कि असल में वहाँ पर मेह जैसे और भी कई सारे इंसान हैं, मतलब कि एक ऐसे इंसान जो बात कर सकते हैं, जिनके पास दिमाग है, बुद्धि है और वो लोग दुनिया के दूसरे कोनों में रहने वाले ह्यूमन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसलिए जैसे ही मेह इन सबको किताब देती है वैसे ही वो किताब से जानकर सैटेलाइट को ठीक कर लेते हैं और दुनिया के दूसरे ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि अभी भी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ह्यूमंस बाकी हैं जो कि पहले की तरह बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और अब उन्होंने भी साथ मिलकर डेवलप होना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि एक तरफ वाना डेवलप हो रहे हैं और दूसरी तरफ ह्यूमंस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इनका इवोल्यूशन इन्हें कहाँ तक ले जाएगा ये सारी चीजें हमें इस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट मूवी के अंदर पता लगेगी। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। बाकी ऐसी ही मजेदार मूवीज एक्सप्लेन हम आगे भी लाते रहेंगे, सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू।